शहर के फेमस जैत्रा साड़ी सेंटर में प्रसाद और रमेश चारों तरफ देख रहे होते हैं उन महिलाओं को जो साड़ी खरीदने आती है। वहाँ पे सेल्समैन सारी महिलाओं को साड़ी दिखाने में व्यस्त थे। फुल एसी चल रहा था, पूरा माहौल ठंडा था। वाह, यहाँ पे तो बहुत ठंड है पिताजी। हाँ बेटा, यहाँ का माहौल तो बहुत ठंडा है। यहाँ की जिंदगी भी बहुत बेहतरीन है। बाप बेटा इस तरह बातचीत कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे एक सेल्समैन आता है। बताइए सर, आपको किस तरह की साड़ियाँ चाहिए? साड़ी मतलब? वही कह रहा हूँ, किस तरह की साड़ियाँ चाहिए आपको? अगर आप बताएंगे तो हम वैसी ही साड़ियाँ दिखाएंगे। पसंद आए तो उन्हें साथ में ले जा सकते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? पसंद आए तो साथ ले जा सकते हैं, उसके लिए पैसे नहीं लगेंगे। पैसे तो देने पड़ेंगे सर। फिर हमें साड़ियाँ नहीं चाहिए। तो फिर आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? हम उच्च अधिकारी से मिलने आए हैं ताकि हमें जो जरूरत है वो मिल सके। रमेश के इस तरह से कहने पे सेल्समैन मन ही मन सोचने लगता है। उच्च अधिकारी मतलब कि हमारे यहाँ पे मैनेजर। मैं इन्हें सर के पास भेज देता हूँ। इस तरह सोचकर आगे से सीधा जाइए, वहाँ पे वो बैठते हैं। इस तरह कहने पे प्रसाद और रमेश मैनेजर जहाँ बैठते हैं उनके पास जाते हैं। कहिए, क्या चाहिए आप लोगों को? हमें यहाँ पे काम चाहिए। कोई काम है तो आप लोग हमें दे दीजिए, हम बाप बेटा आज्ञाकारी की तरह करेंगे। हाँ सर, मुझे और पिताजी को काम चाहिए। अगर आप कहेंगे कि काम देंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। इन दोनों की बातें सुन के मैनेजर को बड़ा गुस्सा आता है। वो सेल्समैन को बुलाते हैं। पूरी बात वो उसे खुल के बताते हैं। सेल्समैन उन दोनों को धकेल के बाहर निकाल देता है। वो दोनों दुखी होकर पैदल पैदल जाने लगते हैं। पिताजी, इधर आपको और मुझे कोई भी काम नहीं मिला। पता नहीं उधर सास बहू को कोई काम मिला है कि नहीं। मिल जाए तो अच्छा है बेटा। इस तरह कहते कहते वो चलते जा रहे थे। उधर सास बहू पूरा गांव काम ढूंढने के बाद थक हार के फुटपाथ के पास एक पेड़ के नीचे आके दोनों खड़ी होती है। पेड़ के छांव में आकर उन दोनों को थोड़ी राहत मिलती है। फिर अनामिका दुखी होकर कहती है, माँ जी, अब मैं एक पाँव नहीं चल सकती, मुझे उठा के लेके चलिए। तुम लकड़ी जैसी पतली हो, फिर भी तुम चल नहीं पा रही हो, और मैं तो मोटी हूँ। सोचो मेरी क्या हालत हो रही है। कौन किसे उठाएगा? आप हमेशा सच को स्वीकार लेती है माँ जी, इसमें आपको कोई नहीं हरा सकता। दोनों के बीच चर्चा चली रही थी, तभी थोड़ी दूर पे कमला और विमला नाम की दो महिलाएं बातचीत कर रही होती है। उन दोनों को बात करते हुए सासू माँ सुनती है। बहुत दिन पहले हमारे साथ जो अपर्णा शहर में रहने आई थी ना, उसे जो अच्छा पकाना आता था उसी से एक होटल खोली थी। लोगों को उसके पकवान बहुत अच्छे लगे। आज वो अपना एक नया होटल शुरू करने जा रही है। हाँ, चाहे कुछ भी हो, अपर्णा ने फैसला लिया और देखो हिम्मत से काम भी कर ली। आज शहर में बड़े लोगों के साथ साथ अपर्णा का भी नाम लिया जाएगा। ये तो हमारे लिए भी अच्छा है। उन दोनों की बातें शारदा और अनामिका सुन लेती है। फिर इसी बारे में चर्चा करते हुए बहुत ही कष्टों के साथ वो दोनों घर लौट आती है। हरीश और भव्या खेल रहे होते हैं। रमेश और प्रसाद बगीचे में बैठे हुए होते हैं। क्या जी, आपको कुछ काम मिला? नहीं शारदा, हम कहाँ नहीं ढूंढे काम, पर कहीं नहीं मिला। और तुम लोगों को? नहीं जी, हमें भी नहीं मिला। लेकिन पिताजी, अगर आप दोनों की मंजूरी हो तो हम एक छोटा सा दुकान खोल सकते हैं। कैसा दुकान अनामिका? असल में जी, मैं पालक पनीर बहुत अच्छा बना लेती हूँ ना। हाँ बहू, नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। फिर दूसरी बार कब बनाओगी? प्रसाद को इस तरह खुश होते देख शारदा कहने लगती है, पर अभी तो आपका और आपकी बहू का चेहरा पालक पनीर से कम नहीं लग रहा है। वो कह रही है कि कुछ करना चाहती है और आप अलग ही बात कर रहे हैं। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। 2-3 दिन निकल जाते हैं। एक दिन अनामिका खाना पकाने के दौरान पालक पनीर का व्यापार के बारे में सोचती है। तभी उसके ससुर जी वहाँ आते हैं। अरे बहू, कब से आवाज दे रहा हूँ, कुछ जवाब ही नहीं दे रही हो, क्या सोच रही हो? पिताजी, पालक पनीर के व्यापार के बारे में 2-3 दिन घूमने के बाद मैंने देखा कि कहीं भी पालक पनीर नहीं बिक रहा है। मैं अगर पालक पनीर का व्यापार करूं तो मुझे पूरा भरोसा है व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है बहू, जब इतना भरोसा दे के कह रही हो, अपनी सास को मत बताना। मैंने पोती के लिए कुछ पैसे बचाए थे, वो दे दूंगा।
तुम उससे अपना व्यापार शुरू कर सकती हो। इतना कह के प्रसाद वो पैसों का बक्सा लाके अनामिका को दे देते हैं। ये देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। पिताजी, आपका ये कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, कहकर घर से वो बाहर चली जाती है। फिर पालक पनीर बनाने के सारे सामान ले आती है। पालक पनीर बना के फुटपाथ में ही जैत्रा पालक पनीर का एक छोटा सा बोर्ड लगा देती है। बहुत ही अच्छी खुशबूदार स्वादिष्ट अनामिका पालक पनीर बनाती है। खुशबू से ही वहाँ से गुजरने वाले लोग आकर्षित होते हैं। वहाँ से गुजरने वाले लोग एक के बाद एक आकर अनामिका के पालक पनीर का स्वाद लेते हैं। देखते ही देखते अनामिका के उस छोटे से पालक पनीर के व्यापार से वो अच्छा कमाने लगती है। अनामिका के इस आत्मविश्वास को देखकर शारदा, रमेश, प्रसाद, हरीश, भाव्या सभी लोग घर पे बहुत खुश थे। फिर वो छोटे से भाड़े के घर से एक बड़े से घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। फिर एक दिन अनामिका घर के सभी लोगों को अपने जैत्रा पालक पनीर के दुकान पे ले जाती है। पिताजी, अपने हाथों से रिबन काटिए। मैं क्यों बेटा, अपनी सास से करवाओ, उसका हाथ बहुत शुभ है। नहीं नहीं जी, बहू ने कुछ चाहा है ना मत कहिए, आप ही रिबन काटिए। शारदा के कहने पे प्रसाद रिबन कटिंग करते हैं। वो प्रसाद को ले जाकर काउंटर पे बैठाती है। शारदा और रमेश सर्विस के काम पे लग जाते हैं। उधर अनामिका बड़े से किचन के अंदर बैठकर पालक पनीर बनाने में लग जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अनामिका का पालक पनीर का दुकान बहुत फेमस हो जाता है। ग्राहकों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। पिताजी, दिन ब दिन यहाँ पे ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमें प्लेट का भाव थोड़ा बढ़ाना होगा और जो लोग पार्सल लेके जाते हैं उसमें भी थोड़ा भाव बढ़ाना होगा पिताजी। इसमें क्यों लालच कर रही हो, ये तो काफी है बहू। नहीं पिताजी, अभी भी हम ठीक से सेटल नहीं हुए हैं। इस तरह कहकर अनामिका नए भाव के साथ एक नया लिस्ट बनाती है। उसके बावजूद भी किसी का आना बंद नहीं हुआ। भीड़ बढ़ती ही रही और पैसे भी अलमारी में भरते रहे। अब पैसे बढ़ने के साथ साथ अनामिका के मन में अहंकार बढ़ने लगता है। एक दिन पूर्णा जब पालक पनीर खाने आई थी, उसके मुंह पे पालक पनीर का प्लेट फेंक देती है। प्लेट का पालक पनीर पूर्णा के चेहरे पे जाके गिरता है। ये क्या किया आपने? ये पालक पनीर है। जब जानती ही नहीं है तो यहाँ पे क्यों आई है? मैं वो नहीं पूछ रही हूँ। इतना अहंकार के साथ जो सर्विस दे रही है वो क्या है जो आके मेरे मुंह पे गिरा? क्यों देख नहीं रही है? मेरा पालक पनीर, मेरा होटल, मेरा अहंकार। तो क्या हुआ? यहाँ पे खाना है तो खाइए, नहीं तो जो ऑर्डर की है उसका पैसा देकर आप जा सकती हैं। इस तरह अहंकार दिखा के वहाँ से वो चली जाती है। प्रसाद को बहुत बुरा लगता है। वो पूर्णा से आके बात करते हैं और विनती करते हैं। सॉरी बेटा, मैं अपनी बहू के बदले में माफी मांगता हूँ। इस तरह कहने पे पूर्णा वहाँ से चली जाती है। फिर एक और दिन। छी, पालक पनीर बदबू मार रहा है, तुमने देखा नहीं? नहीं देखा। कल रात में जो बना था उसे फ्रिज में रख दिया और उसे ही गर्म करके मैं बेच रही हूँ। मेरे होटल में ऐसा ही होता है, खाना है तो खाइए, नहीं तो जाइए। गुस्से से कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा, प्रसाद, रमेश यही चर्चा करते हैं कि अनामिका पैसों की घमंड की वजह से सबसे इस तरह से बात करने लगी है। दोनों बच्चे भी अब अनामिका के पास सोने के लिए नहीं जाते। वो शारदा और प्रसाद के पास ही सोते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। जो लोग वहाँ पालक पनीर खाने आया करते थे उनकी संख्या अब धीरे धीरे कम होने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अलमारी में रखे पैसे अब धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अनामिका को बहुत दुख होता है। वो रोने लगती है। उसे रोते देख शारदा, प्रसाद, रमेश उसके पास आते हैं। अब रो के क्या फायदा बहू, अब फिर से हम जहाँ थे वहीं पहुँच गए। हाँ बहू, पर पहले हम भाड़े के घर में रहते थे, अब हम अपने घर पे रह रहे हैं, लेकिन परिस्थिति तो फिर से पहले ही जैसे हो गई। पर अनामिका, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये अहंकार, घमंड बहुत बुरी चीज है। किसी भी अमीर इंसान को ये कभी भी गरीब बना सकता है। इसीलिए ऐसी चीज को कभी आने नहीं देना है। ये तुम्हारे साथ खेल जरूर खेलेगा, पर इसकी आदी नहीं होना है हमें। सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सही सबक मिला है। कल से आप देखिए मैं कैसे बदल जाती हूँ। फिर जैसा उसने कहा था, पालक पनीर के व्यापार में वो लोगों से बड़े ही प्यार और स्नेह से बातचीत करने लगती है और साथ ही साथ अपने अंदर के अहंकार को वो बाहर निकाल के फेंक देती है। और फिर धीरे धीरे उसका पालक पनीर का व्यापार फिर से विजयी हो जाता है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।
रमेश और प्रसाद वॉकिंग खत्म करके घर लौट आते हैं। घर बहुत ही शांतिपूर्ण था। बेटा रमेश, क्या हम अपने घर में आए हैं या फिर किसी पड़ोसी का घर है ये अपना ही घर है पिताजी, पर आप मुझसे इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं? हमारे घर में इससे पहले इतनी शांति कभी नहीं देखा ना। तुम्हारी माँ तो जब देखो बस चीखती चिल्लाती रहती है। ये तो सच है पिताजी, पर लगता है कि माँ अभी तक नींद से उठी नहीं है। फिर तो ठीक है बेटा, शांति से बिना डांट खाए चलो ऑफिस निकल चलते हैं। इस तरह रमेश और प्रसाद जब बातें कर ही रहे थे, तभी बिस्तर पे सोई हुई शारदा की आंखें खुलती है। उठकर देखी बिस्तर के बगल में उसके नरम चप्पल के बदले में लकड़ी के चप्पल रखे हुए हैं। बस शारदा का पारा 100 पे चढ़ जाता है। फिर गुस्से से जोर जोर से वो चिल्ला के कहने लगती है, अरे ओ बहू। इस तरह से शारदा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और उस वजह से पूरा घर मानो कांपने लगता है। आवाज सुन के रमेश और प्रसाद एक दूसरे को देखने लगते हैं। बेटा रमेश, अब सब साफ हो गया। हम अपने ही घर में आए हैं, पड़ोसी के घर नहीं गए, कहकर प्रसाद हॉल से चले जाते हैं। मेरी कंजूस पत्नी ने जरूर कुछ किया है, पता नहीं क्या किया है, कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। कंजूस बहुरानी अनामिका चिल्लाने की आवाज सुन के भागते हुए सासू माँ के पास जाती है। यहाँ पे मेरे नरम चप्पल रखे होते हैं ना? इस तरह से वो चिल्ला के पूछती है। फिर अनामिका मन ही मन सोचने लगती है, अगर सैंडल बदलने पे वो इतने जोर से चिल्लाएगी, फिर बाथरूम में जाके जब पता चलेगा कि टूथब्रश के बदले में मैं झाड़ू की लकड़ी, तो पता नहीं मेरी सासू माँ पूरे घर को कैसे अपने सर पे उठा लेगी। अनामिका जब सोच रही थी, शारदा उसे गुस्से से देख रही थी। मैं तुमसे यहाँ पे कुछ पूछ रही हूँ और बिना जवाब दिए तुम पता नहीं मन ही मन क्या बड़बड़ा रही हो। कहते हुए शारदा खड़ी होकर अनामिका के सर पे एक टक्कर मारती है। गुस्से से अनामिका कहने लगती है, ओफो माँ जी, अब तक बातें आपके जुबान से होती थी, अब वो काम अपने हाथों से करवा रही है। चाहे कुछ भी हो, मैं आपको खाने में बस 1 कप चावल दे दूंगी और उसके ऊपर 1 चम्मच दाल। तुम्हारी ये कंजूसी चोर आके चोरी क्यों नहीं कर लेता? मैं क्या पूछ रही हूँ और क्या जवाब दे रही हो? जब वो कह रही थी, प्रसाद और रमेश बिना आवाज के चुपचाप उसके कमरे के पास आते हैं और ऐसे आके खड़े हुए कि लड़ाकिन सास और कंजूस बहू उन्हें देख ना पाए और उनकी बातें सुनने लगे। लड़ाकिन सासू माँ में कुछ कम नहीं है और कंजूस बहू में भी कुछ कमी नहीं है। हाँ पिताजी, इसीलिए तो ये दोनों सास बहू है। एक तरफ बात कर रहे थे, दूसरी तरफ सास बहू की बातें सुन भी रहे थे। जाओ जाओ, जाके मेरा नरम चप्पल ले आना। वो नहीं पहनती हूँ तो लगता ही नहीं है कि पैरों में चप्पल भी है। जाओ, जाके चप्पल ले आकर यहाँ पे रख दो। ये सुनते ही अनामिका घबराते हुए कहती है, माँ जी, मैंने उन्हें पैक करके स्टोर रूम में रख दिया है। आप हर 2-3 दिन में चप्पल बदल लेती है, उसके लिए हमारे पास उतने पैसे कहाँ से आएंगे, इसीलिए मैंने आपके लिए लकड़ी का चप्पल का बंदोबस्त किया है। अच्छे हैं, एक बार पहन के देखिए ना। मुझे लगा था तुम्हारी कंजूसी किचन तक ही है, अब मुझ पर भी आ गई है। इस घर की बहू होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य है माँ जी। पहले मैं किचन में थी, किचन से हॉल में आई और फिर अब आपके बेडरूम तक आ गई। कुछ दिनों के बाद तुम बाथरूम तक पहुँच जाओगी और तुम्हारी कंजूसी की वजह से मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। फिर शारदा बिना लकड़ी के चप्पल को पहने हुए ही सीधा बाथरूम में चली जाती है। वहाँ पे न टूथब्रश था, न पेस्ट था, वहाँ पे नीम की लकड़ी रखी हुई थी। वहाँ से नीम की लकड़ी उठाकर वो बाहर लेकर आई और वो दिखाने लगी। ये क्या है? ये नीम की लकड़ी है। अनामिका की ऐसी बातें सुनकर प्रसाद और रमेश भी आश्चर्य हो जाते हैं। आप हर 2-3 दिन में टूथब्रश और पेस्ट बदलती है माँ जी, और इस वजह से घर में बहुत महंगाई बढ़ गई है, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ नीम की लकड़ियाँ रख दी है। ये पूरा 1 हफ्ता चलेगा और आपके दांत भी मोतियों की तरह चमकेंगे और फिर मुंह से भी बदबू नहीं आएगा। उसकी बातें सुनकर प्रसाद और रमेश भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। बेटा रमेश, अगर बहू ने अपनी सास को नीम का दतुन दे सकती है, फिर हमारा क्या होगा? हमें तो बाथरूम में घुसने भी नहीं मिलेगा पिताजी। इस तरह कहकर रमेश और प्रसाद वहाँ से निकल लेते हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इतने दिनों से मेरे मुंह से बदबू आ रही थी। ऐसी बातें मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहती हूँ माँ जी,
कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा नीम का दत्तून लेकर उसे चबाने लगती है। फिर सभी लोग रेडी होकर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। अनामिका सभी को इडली परोस देती है। सभी लोग इडली को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं खाने के लिए, पर किसी की भी इडली टूटती नहीं। ये देखकर अनामिका कहती है, अरे रे रे, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। ये वो इडली नहीं है जिसे तोड़ के आप चटनी के साथ मुंह में डाल सकते हैं। फिर? ये रबड़ इडली है माँ जी। जैसे हम चिकन पीसेस तोड़ तोड़ के खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही तोड़ तोड़ के इसे भी खाना है। ये सुनकर शारदा को अब बड़ा गुस्सा आता है। वो एक इडली उठा के अनामिका को उसी से मारती है, लेकिन वो इडली बस अनामिका को छू के निकल जाता है और जाके रमेश को चोट लगती है। बाद में वो घूम के सीधा जाके शारदा और प्रसाद को लगती है और देखकर अनामिका मन ही मन मुस्कुराती है। अरे बहू, एक दिन तुम्हारी इस कंजूसी की वजह से हमारी जान चली जाएगी। अरे पिताजी, मुझे आपको मारने का उद्देश्य नहीं है। मैं तो बचत करना चाहती हूँ, खर्च बचाना चाहती हूँ। ओफो अनामिका, क्या कह रही हो, जरा सोच के बोलो। इस रबड़ के इडली से तुम्हारी बचत कैसे होगी? इसका मतलब है आपको मेरा रबड़ इडली का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। फिर तो मुझे आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। जैसे ही अनामिका ने इस तरह से कहा, बाकी तीनों बड़े ही उत्साहित होकर उसकी बातें सुनने लगते हैं कि कंजूस बहू रानी इससे कैसे बचत कर सकती है। साधारण इडली खाने से दोपहर तक बहुत भूख लग जाती है, फिर अगर भूख लगी तो हम फिर खा लेते हैं। इस तरह से हम एक ही वक्त में 2 बार का खाना खाते हैं। तो अगर ये रबड़ इडली आप खाएंगी तो कल सुबह तक आपको भूख नहीं लगेगी माँ जी, जिसकी वजह से दोपहर का खाना, रात का भोजन की सबकी बचत हो जाएगी। ये सुनते ही वो तीनों वहाँ से बिना कुछ कहे चुपचाप चले जाते हैं। अनामिका आश्चर्य होकर देखने लगती है। मेरा कॉन्सेप्ट इन्हें समझ में ही नहीं आया। इसका मतलब इस रबड़ इडली के बदले मुझे कुछ और सोचना होगा। सोचते हुए वो किचन की तरफ चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन लड़ाकिन सासू माँ फूलों के बगीचे के बीच बैठकर फोन पर बातें कर रही थी। पौधों पर नजर जाती है। एक तरफ से पौधा गीला था और दूसरे तरफ से सूखा था। सुजाता, तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, कहकर फोन रख देती है शारदा। अनामिका, कहाँ हो तुम? बुलाने पे अनामिका एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में बड़ा सा कद्दू लेकर शारदा के पास आती है। ओफो सासू माँ, इस तरह क्यों चिल्ला रही है? अभी अभी मैं बस यही सोच रही थी कि इस कद्दू को मैं कैसे पकाऊं कि पूरा हफ्ता इसी से चल जाए। वो तुम बाद में सोच लेना बहू, पहले तुम आके इन पौधों को देखो। कहने पे अनामिका आकर पौधों को देखने लगती है। एक पौधा गीला था और दूसरा पौधा सूखा था। एक पेड़ गीला है और दूसरा पेड़ सूखा है माँ जी। पर ऐसा क्यों है बहू? मैंने एक पेड़ में ही पानी दिया है और दूसरे पेड़ पे पानी नहीं दिया है माँ जी। वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों? सारे पेड़ पास पास में ही लगे हैं। अगर हम एक पेड़ में पानी डालते हैं तो जितना जरूरत है वो ले लेगा और बाकी पानी दूसरे पेड़ में खुद ब खुद चला जाएगा। ये सुनते ही लड़ाकिन सासू माँ वहीं पे बेहोश होके गिर जाती है। वो पूछती भी है कि मैंने क्या किया है और बता देती हूँ तो बेहोश होके गिर जाती है। अब सासू माँ को जगाने के लिए एक जग पानी बर्बाद करना पड़ेगा। छोड़ो, जरूरत नहीं, गोबर कीट मकोड़े काटेगा या फिर सेलफोन बजेगा तो वो खुद ब खुद जाग जाएगी। कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों रंग बिरंगे साबुन हाथ में लेकर हॉल में आते हैं। अनामिका उन्हें देखती है। कहिए सासू माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? ये सारे साबुन इतने रंग बिरंगे क्यों है? क्योंकि मैंने इन्हें बनाया है माँ जी। आप जो भी साबुन इस्तेमाल करते हैं वो कितने रंग बिरंगे हैं, इसीलिए मैंने सभी रंगों का इस्तेमाल किया है। जो साबुन बच जाते थे, गिर जाते थे, उन सारे साबुनों को इकट्ठा करके सभी को एक साथ मिला के मैंने नया साबुन बनाया है। ये तरकीब आपको कैसी लगी? बिल्कुल तुम्हारे मुंह की तरह। इसका मतलब अच्छा है। कहकर खुश होते हुए अनामिका वहाँ से चली जाती है। अब तो शारदा, प्रसाद, रमेश को अनामिका की कंजूसी की आदत ही पड़ गई थी। देख लिया ना अनामिका की कंजूसी किस लेवल पर है। अगर आप भी किसी ऐसे कंजूस इंसान को जानते हैं तो आप उसे किस तरह से हैंडल करते हैं? अगर कोई अच्छी तरकीब है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर बताइएगा। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।